नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आपको पता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के आपके पास बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं सारे अपडेट्स यहाँ पर बहुत डिटेल में देता हूँ, है ना, और टाइमली उसे देता हूँ, है ना। कभी कभारी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, क्योंकि मैं दिन भर साइट्स पे सर्च करता रहता हूँ दोस्तों, आप ही के लिए काम करता रहता हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊँ आपको। चलिए पहले तो इस वीडियो में जो जिसके लिए हम आए हैं उस पर हम बात कर लें। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि ये है आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। बहुत जल्दी इस वीडियो को खत्म करेंगे मेन मेन चीजें समझ करके। तो ये आईबीपीएस है। आईबीपीएस ने दोस्तों 4 जगह जो है ना, आप देख सकते हो। स्केल 1 ऑफिसर में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 की पोस्ट खुली हुई है। और वहीं पर एक ऑफिस असिस्टेंट है जो कि मल्टीपर्पस है ना, इसकी भी पोस्ट खुली हुई है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग सोचते हैं सर हम कितनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो इस बात का मैं डाउट क्लियर कर दूं आपको। देखिए, अप्लाई आप ना 2 चीज़ों के लिए कर सकते हैं। 2 चीज़ों मतलब देखो, एक तो आप अगर एलिजिबल हो, अगर आपकी एज मैटर करता है यहाँ पर, है ना, छूट के बाद। अब आप चाहे एससी के हो, एसटी के हो, आपको जो छूट मिलती है, जैसे एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है ना। सभी को पता है ये बात कि एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है ना। ओबीसी अगर वो भी नॉन क्रीमी लेयर, ये ध्यान रखेंगे। क्या होता है, ओबीसी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है क्रीमी लेयर और एक है नॉन क्रीमी लेयर। तो कभी भी जो रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, कहीं पर भी ओबीसी लिखा होता है, तो ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही वो छूट होती है। तो जैसे 3 साल की छूट है ना। सर छूट कैसे है? जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए कहा गया कि 28 साल की मैक्सिमम उम्र है। अब अगर अगर आप जो है ओबीसी वाले हैं, ओबी एनसीएल वाले, अगर आपने सर्टिफिकेट लगा दिया कि आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट है, तो आप 3 साल बढ़ा लो, यानी आप 31 साल तक उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर एस सी का आपने सर्टिफिकेट लगाया, आप एस सी वाले, तो 5 साल उसमें बढ़ा लीजिए, यानी कि आप 33 साल मैक्सिमम एज हो गई आपकी। तो इस तरह से ये फायदा मिल जाता है, ऐसी मार्क्स में मिल जाता है। बाकी सीट्स तो रिजर्व होती हैं, वो भी हो जाता है, ठीक है। तो ये खैर आपको सारी चीजें पता है। अब हम आगे आते हैं कि अब देखिए, चॉइस हमने कहा कि सर कौन से 2 भर सकते हैं। देखो, एक आप भर सकते हैं इन तीनों में से ना, ये ऑफिसर स्केल में से कोई भी आप एक ही भर सकते हैं। या तो आप भर लीजिए स्केल 1, या तो आप भर लीजिए स्केल 2, इसके या तो आप भर लीजिए स्केल 3। कोई सोचे कि सर क्या मैं स्केल 1 स्केल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, आप ऑफिसर स्केल में किसी एक ही स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब आप चाहे सेकंड, अब देखिए मान लीजिए इसमें से तो एक ही हो सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी समझ लो कि किसी ने अगर स्केल 1 चुना, तो वो साथ में ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने स्केल 2 चुना, तो भी वो साथ में ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने स्केल 3 चुना, तो भी वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन कोई ऑफिसर में ही सोचे कि मैं स्केल 1 स्केल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा बता दिया, है ना। और ये इनकी साइट है दोस्तों, इस पर जाकर के आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो, और बाकी मैं बताऊंगा ये आपको। अच्छा, इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ये तो आपको खैर पता ही होता है, ठीक है। और ये जो है भैया अगस्त में रखा गया है कि अगस्त में पेपर लेंगे इसका, तो आपके पास टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर इसमें हो सकता है। और जो इंटरव्यू है वो रखा गया है। इंटरव्यू आपको पता है कि स्केल 1 2 और 3 के लिए ही होना है। ये मैं बता दूं आपको कि जो ऑफिस असिस्टेंट वाला है, इसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। स्केल जितने भी सॉरी जो भी ऑफिस असिस्टेंट वाला है, उसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। स्केल 1 2 3 के लिए इंटरव्यू है, ठीक है। तो जो भी स्केल 1 2 3 अगर भरेंगे, तो उनका इंटरव्यू जो है वो लगभग नवंबर के आसपास में होगा, है ना। और बस ठीक है, तय है ना। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, तो ग्रुप ए ग्रुप बी बटा हुआ, जितने भी ऑफिसर स्केल आपने पढ़े 1 2 3, उनको ग्रुप ए कहते हैं। और जो ऑफिसर ऑफिसर पढ़ी आपने, जो भी ऑफिसर स्केल पढ़े 1 2 3, वो सब ग्रुप ए है। और जो ऑफिस असिस्टेंट है वो ग्रुप बी में आता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, जैसे मान लो किसी ने भरा ना, इन दोनों को भर सकते हो आप। इनके लिए एग्जाम 2 टायर का होगा, ठीक है। 2 टायर का होगा एग्जाम, एक होगा प्री और एक होगा मेन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शॉर्ट लिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर मेन एग्जामिनेशन। दे विल बी प्रोविजनली अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मेन एग्जामिनेशन एंड द एक्चुअल वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय आरआरबीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ऑफिस असिस्टेंट वाले हैं, उनको सिर्फ प्री देना है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ प्री देना है, फिर मेंस देना है, और मेन से ही आपका मेरिट बनेगा। ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट से ही सारी लिस्ट बननी है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ इतना ही है, इसके बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा, ठीक है। लेकिन मान लो आपने किसी ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई कर दिया, अब चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो आपका, है ना। तो अब इसमें क्या है, जैसे खासतौर पर ऑफिसर स्केल 1,
ऑफिसर स्केल 1 के लिए साफ साफ बोला है इसमें कि एक प्री भी होगा, एक मेन भी होगा, इसके बाद इंटरव्यू भी होगा जो कि जीडीपीआई जैसा होता है सब कुछ, है ना, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो इसी दिन हो सकता है, इंटरव्यू वाले दिन ही या इंटरव्यू के रिजल्ट आने के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो ऑफिसर स्केल 2 है ये आपको पता है कि जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए खुला हुआ है, और स्केल 3 आसान भाषा में स्केल 2 स्केल 3 में सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना, एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द सिंगल एग्जामिनेशन, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे इसमें विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर कॉमन इंटरव्यू, और इनको सीधे कॉमन इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, है ना। अब सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हमें क्लियर कर दीजिए। चलिए तो मैं आपको ना इसको हल्का सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट हो गया, और यहाँ पर स्केल 1 कर देते हैं, ये स्केल 1 हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया। ठीक है, इन दोनों में चीज़ें क्या है कि इसमें भी प्री का एग्जाम देना है, इसमें भी प्री का एग्जाम देना है, इसमें भी मेन का एग्जाम देंगे, इसमें भी आप मेन का एग्जाम देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और क्या जुड़ जाएगी, इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब स्केल 2 की बात करें और स्केल 3 की बात करें, इनमें ने इतना बोला है कि सिर्फ एक ही होगा एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ एक ही है ना, प्री और मेंस वाला मामला नहीं, एक ही होगा, 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा बस। ठीक है, और इसके बाद सीधे इनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। समझ गया, तो ये फायदा है अगर आप स्केल 2 स्केल 3 के लिए अप्लाई करने लायक हो, आप एलिजिबल हो, तो आपको एक ही बार पेपर देना है, इसके बाद सीधे आपको इंटरव्यू देना, और अगर आपको ऊपर वाला है तो आपको उसमें जाना है। समझ गए होंगे आप, है ना, धीरे धीरे चीजें बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर कि क्या होता है कि कई बार आप मुझसे पूछते सर किस स्टेट से भर दें, है ना, तो टोटल 43 आरआरबी दोस्तों भाग ले रही है। टोटल 43 मतलब इतने रूरल बैंक है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी वैकेंसीज आईबीपीएस को सौंपी है। देखो आईबीपीएस एक संस्था है जो पेपर करवाती है, आरआरबी रूरल बैंक है, इनको अपने अंदर बंदे चाहिए। इनने बोला भाई हम एग्जाम कहाँ तक कराएंगे, एक काम करते हैं, आईबीपीएस बहुत अच्छी संस्था है, एग्जाम लेती रहती है, इनको दे दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी जितनी वैकेंसी होती है ना, खाली पोस्ट की, ऑफिस असिस्टेंट की इतनी है, स्केल इतनी है, सारे मिला करके ये लोग आईबीपीएस वाले सबका पेपर ले लेते हैं, और फिर अलग अलग बैंक में आपको भेज देंगे धीरे धीरे उठा करके। समझ गए, तो ये काम है आईबीपीएस का भैया। तो ऐसा टोटल 43 आरआरबी ने पार्टिसिपेट किया, अपनी पोस्ट दी है, वही है यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा डिजायर्ड में आपको एक चीज समझा देता हूँ कि ये मस्ट नहीं होता। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर ये है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो कोई है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के लिए अप्लाई करना चाहता है ना, तो तेलंगाना स्टेट लग गया, अब इसके लिए डिजायरेबल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु। समझ गए, है ना, लेकिन ये इतनी मस्ट नहीं है। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप अगर लग गए, मान लो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, आपको क्या होता है कि हम तो अप्लाई करते हैं ज्यादा पोस्ट देख करके, मान लो आपने देखा कि इसमें ज्यादा पोस्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये बता दूं आपको 6 महीने आपको मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए ना। आपको लैंग्वेज नहीं आती तेलुगु, लेकिन मान लो अगर बोल दिया कि भाई थोड़ी बहुत, क्योंकि देखो कस्टमर से डील करने के लिए थोड़ी बहुत तो आनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो तेलुगु बोलने वाले लोग ही ज़्यादा आएंगे तेलंगाना में। कुछ होंगे जो इंग्लिश से काम चला लेंगे, लेकिन जो गरीब होंगे वो तो तेलुगु ही बोल पाएंगे। तो आपको ये लैंग्वेज सीखने के लिए 6 महीने दिया जाएगा, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ना, बिल्कुल एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन एक्सटेंड करते करते आपका जितना भी प्रोबेशन पीरियड चल रहा होगा, जैसे मान लो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, तो 2 साल से ऊपर नहीं होगा, क्या 2 साल में आप इतने बेसिक लैंग्वेज नहीं सीख लेंगे इसके? इंसान क्या नहीं सीख लेता है, इसलिए हार मत मानिए। आप तो ये देखिए कहाँ ज्यादा पोस्ट है, बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए और लैंग्वेज सीखने में दम रखिए, है ना, आराम से हो जाती चीजें। लोग करते हैं यार, लोग करते हैं ऐसा, है ना, बस बात है कि हम इनके बारे में इंटरव्यू नहीं करते हैं, है ना, कोई भी नहीं करता इनके बारे में इंटरव्यू की भैया। तो दोस्तों ये है थोड़ी सी चीजें मैंने जो आपको बताई। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो मतलब ये पढ़ना है, क्योंकि मैंने आके पूरे पीडीएफ पढ़ा हुआ है। इसमें यह बात बोली गई है कि आप चाहें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं, और स्केल 1, 2 और 3 में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब है ना, दोनों। लेकिन आपको दोनों के लिए फीस अलग अलग देनी पड़ेगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग से फॉर्म भरोगे आप, ये देखो अलग से अप्लाई करोगे, अलग से फीस दोगे। अगर आपको लगता है कि मैं स्केल 1 के लिए भी एलिजिबल हूँ, या फिर स्केल 2 के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर स्केल 3 के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप इनमें से किसी एक के लिए अलग से अप्लाई करिए, अलग से फीस दीजिए, मतलब दो बार आपकी फीस लगेगी। समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो अच्छा याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आपने भर दी ना, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एज बात करते हैं, तो अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो कि सीनियर मैनेजर है ना, या ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो कि मैनेजर है, या फिर ऑफिसर स्केल 1 के लिए, तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ। देखो सबसे छोटी पोस्ट कौन सी ऑफिस असिस्टेंट वाली है जो हम भर रहे हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 18 मिनिमम 28 मैक्सिमम। ठीक है, अब बाकी जिनको छूट मिली, देखो मैंने कहा था ना, SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, है ना, अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, PWBD वाले, तो उनको 10 साल की। अब आपको याद रखना कि जब भी आप इनका फायदा उठाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगता ही है, और सर्टिफिकेट इन्होंने बोला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उसमें आपको सर्टिफिकेट देना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट पे ही दीजिएगा। इसमें नीचे उसके पन्ने हैं, आप चाहें तो ये PDF निकालवा करके उसके नीचे के 3 पन्ने भर करे, है ना, लेकिन हाँ अथॉरिटी से साइन वगैरह सब करवाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले से तैयार रखिए। ठीक है, चलिए ऑफिसर स्केल 1 की मैं बात करूँ दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए एज कितनी रखी गई है, 30 साल।
है ना। अब देखो असिस्टेंट मैनेजर है, इसके ऊपर मैनेजर आता है, तो इसकी कितनी हो गई 21 से 32 साल। ठीक है, अब इसके ऊपर सीनियर मैनेजर आता है जो कि स्केल 3 में आता है, तो इसके लिए हो गई 21 से 40 साल। तो आप देखोगे धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 28 साल चाहिए थी, स्केल 1 के लिए 30 साल चाहिए मैक्सिमम, और स्केल 2 के लिए 32 साल, और स्केल 3 के लिए 40 साल। समझ गए इस बात को, है ना। तो बाकी आपको अपनी एज रिलैक्सेशन देख लेना है। अब जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी, अच्छा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए साफ साफ होता है कि भैया मिनिमम आप 40% अपंग होने चाहिए, मिनिमम इतनी अपंगता होगी तभी इसका फायदा उठा सकते हैं आप। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भैया यहाँ पर जो है ना, मैक्सिमम एज लिमिट लगा दी है 50 साल, मतलब लेकिन इन्होंने जो है डिसेबल्ड हो गए हैं अगर वो, तब ऐसा होगा। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल की छूट है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 5 साल मिलिट्री में कहीं ना कहीं काम किया हो, मिनिमम 5 साल तो। और अगर ऐसी कोई है जो विडो है या डाइवोर्स हो चुका है ऐसी कोई महिला, है ना, और ऐसी कोई जो महिला जो लीगली सेपरेट हो गई है अपने पति से, हस्बैंड से, और दोबारा शादी नहीं किया इन महिलाओं ने, तो इनके लिए भी छूट दी गई है। और इसमें ऐसा बांटा गया है कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 35 साल तक आपकी एज चल जाएगी ऑफिस असिस्टेंट में। अगर आप ओबीसी से हैं और आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप 38 साल तक एज तक भर सकते हैं, और अगर आप SC/ST से हैं तो आप 40 साल तक भर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे दंगे, राइट्स मतलब दंगे हो गए 1984 गुजरात के जो दंगे हुए थे, अगर आप उसमें से हैं, उसमें से प्रभावित परिवार है, तो भी आपको 5 साल की छूट मिल सकती है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखना ध्यान से कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं स्केल 1, 2 और 3 के लिए और रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, उनको रिक्वायर है भैया कि वो सबमिट करेंगे अपनी कॉपी सर्टिफिकेट्स की। कब? इंटरव्यू के टाइम पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप, ठीक है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, अभी तो मैंने बता दिया, देखो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है ना। अच्छा तो आप सोचोगे सर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया, सर ओबीसी में तो क्रीमी लेयर भी आती है, ये कहाँ जाते हैं? ये भैया जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होता है। तो आप याद रखना, कुछ ओबीसी जो होते हैं जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं, तो वो चलेगा उधर। और बाकी सबको मैंने बता दिया भैया कि सबको सर्टिफिकेट चाहिए भाई, कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए, SC/ST OBC, अगर आपको एक फायदा उठाना है तो। नहीं उठाना है तो आप स्वतंत्र हैं जनरल की सीट से लड़ने के लिए, बिल्कुल है, लेकिन तब आपको इतने ये सारे फायदे नहीं मिलते हैं। चलिए, है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। और ये बाकी हम हटा देते हैं यहाँ से, सीधे यहाँ पर देखेंगे अब। और भाई देखो ऐसा है कि जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं ये अपने लिए खुद का स्क्राइब ला सकते हैं। स्क्राइब वो होता है जो इस फील्ड से ना हो, यानी आपके एग्जाम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इनका अंडरटेकिंग लिया जाता है, आपको पता है, आपकी भी अंडरटेकिंग होगी और उसकी भी अंडरटेकिंग होगी, मतलब एक पेपर होगा जो साइन होता है, नीचे इस PDF में गिवन है, वो आप वो उसको देख सकते हो, है ना। उसमें सब कुछ अपना फोटो वोटो सब लगा करके अपना साइन करना पड़ता है, जिसमें ये घोषणा की जाती है कि जिसको आप स्क्राइब को ला रहे हो भाई वो हाँ मेरे से पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, और जो भी एग्जाम दे रहा हूँ उसका वो लेवल नहीं है, उससे वो कम लेवल का है, वो बस मेरे इशारे पर ही काम करेगा, वो खुद से कोई काम नहीं करेगा। ये सारी बातें अंडरटेकिंग में लिखी रहती है, ठीक है। चलिए हम आगे चल जाते हैं अब यहाँ से, है ना। ये सब चीज़ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपको पता है कि ये जनरल वाले होते हैं भैया, है ना। ऐसे लोग जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन ना हो, है ना, मतलब ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, उसे कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना। ये जनरल वाले ही होते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी का ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उसे हम जनरल परिवार कहते हैं। ऐसे ही सेम था ओबीसी में, जो नॉन क्रीमी होता है ना, तो ओबीसी इस तरह के ओबीसी परिवार जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, पूरे परिवार की मिला करके पूरे साल भर में 8 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं, इससे कम कमाते हैं, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है ओबीसी के। और अगर इससे ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो जनरल बन जाते हैं। और ऐसे ही जनरल में अगर कोई ऐसा है जो 8 लाख रुपए से नीचे कमा रहा है, जिसका पूरा परिवार मिल करके, तो फिर ऐसा है। लेकिन इसमें कंडीशन है भाई 1000 स्क्वायर फीट की आपके पास जमीन ना हो, 100 स्क्वायर फीट में किसी म्यूनिसिपैलिटी में आपने यार्ड ना लिया हो, 200 स्क्वायर फीट में कुछ नहीं लिया हो, बिल्कुल मतलब। और फैमिली का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके बच्चे जो है 18 साल से नीचे होने चाहिए, मतलब बहुत सारे तामझाम देखे जाते हैं, ऐसे नहीं मिल जाता है सारा कुछ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो देखो यहाँ पे बहुत ईजी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ बैचलर की डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आपने पढ़ा हो, समझ गए, मतलब ये ग्रेजुएशन के रूप में है भैया, ग्रेजुएशन तो चाहिए आपका, ठीक है। और इन्हें कहा कि भैया प्रोफिशिएंसी हो लोकल लैंग्वेज में, अच्छे खासे होने चाहिए आप। सॉरी, तो ये हो गई बात, है ना। अब स्केल 1 के लिए भी देखो बड़ा इजी है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी, बस बैचलर डिग्री हो। तो दोनों के लिए बैचलर डिग्री ही चाहिए थी, इसीलिए आप ये दोनों ही देखना सबसे ज़्यादा लोग भरते हैं साथ में, है ना। अब यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, इनने बोला है कि भाई अगर आपने एग्रीकल्चर से डिग्री ली तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसी कल्चर, एग्रीकल्चर, तो इससे परेशान मत होना कि लॉ वॉ सब किसी ने किया, ये होना जरूरी नहीं, प्रेफरेंस बोला ना, इनको प्रेफरेंस मिल जाएगी अगर इन लोगों ने इसमें से कुछ, इनमें से किसी इनमें दिए हुए इन फील्ड में से किसी में आपने डिग्री ली है तो,
ठीक है। इसका मतलब ये मस्ट नहीं है, तो ये मत सोचना कि सर हमारा बीटेक है हमने ये सब नहीं किया, तो आप तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। स्केल 2 दोस्तों ये मैं बता दूं जनरल बैंकिंग ऑफिसर है ना। और यहाँ पर देखो प्रेफरेंस दे दिया ना, मतलब नॉट मस्ट, मतलब ये सब होगा तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिल सकती, नहीं हुआ तो बुरी बात नहीं है। ठीक है, इसमें बैचलर डिग्री ही चाहिए 50% के साथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अब इनने साफ साफ बोला भैया 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऊपर आप देखोगे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए था। लेकिन नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो अब आपको सब में एक्सपीरियंस के कॉलम दिख रहे होंगे। तो ऑफिसर स्केल 2 में दो जगह है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और एक है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, दोनों स्केल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा, जो बैंकिंग ऑफिसर है इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने काम किया हो। और जो ऑफिसर स्किल 2 का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और स्किल 2 के इसमें देखो बैचलर डिग्री मांगी किससे, अब यहाँ पर फिक्स हो जाता है दोस्तों, है ना। इसमें कौन सी पोस्ट है, ये है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यानी कि आईटी ऑफिसर की जॉब है ये। अब आईटी ऑफिसर है तो वही बात है भैया, आईटी से जुड़ी कुछ ना कुछ पढ़ाई आपने की हो, तो वो क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने डिग्री की हो, कम्युनिकेशन से, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से 50% के साथ, तो बढ़िया। और डिजायरेबल मतलब ये है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस भी दिखा देना पड़ेगा। और भी भर सकते हैं, कौन, सीए है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, तो सर्टिफाइड एसोसिएट होने चाहिए आप, है ना। कहाँ पर सर्टिफाइड होने चाहिए आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लॉ ऑफिसर भी भर सकते हैं, ये मालूम है स्पेशलिस्ट वाला है, देखो लिखा है ना स्पेशलिस्ट, तो भाई किसका है, तो अकाउंट्स है तो भाई अकाउंट वाला चाहिए, लॉ से है तो भाई लॉ की डिग्री होनी चाहिए 50% की, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं ना कहीं लॉ ऑफिसर के रूप में, ट्रेजरी मैनेजर के रूप में, इसमें एमबीए चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ये फाइनेंस वाले, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें भी। मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग में आपने एमबीए किया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर, आपने एग्रीकल्चर की डिग्री लेके रखी हो, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चल जाएंगे मतलब, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और लास्ट है हमारा भैया स्केल 3 सीनियर मैनेजर, तो इसमें बैचलर डिग्री मांगी है 50% के साथ, और प्रेफरेंस मिल जाएगी इनको अगर किया है, तो मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है, तो इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बैचलर डिग्री चाहिए। और इसमें लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया 5 साल का भैया, कहीं ना कहीं आपने ऑफिसर के रूप में 5 साल काम किया हो। ठीक है, समझ गए आप सभी, है ना। अब देखो, अब इनका जो लैंग्वेज वाला मामला है कि लैंग्वेज आपका क्या कर रहा है, तो देखो इनने ये बोला है कि देखो ये इंपॉर्टेंट ना, क्या बोला है, वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द A4 साइड रिक्वायरमेंट, अगर लोकल लैंग्वेज उसको नहीं आती, उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, जब वो सिलेक्शन हो जाता है, ही विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 मंथ, उसे 6 महीने हम देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और ये पीरियड जो है एक्सटेंड हो सकता है आपके कब तक, बोर्ड के द्वारा हो सकता है, और प्रोबेशन पीरियड से आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपने उस सब्जेक्ट को 8th में भी पढ़ा है तो भी चल जाएगा, मान लो अगर तो किसी भी किसी ने तेलुगु पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, फीस की बात करें दोस्तों कि सर फीस कितनी है, तो मैंने जैसे कहा आपसे कि स्केल 1, 2, 3 के लिए जनरल, अगर आप जनरल वाले हैं तो 850 रुपये लगेंगे, और ऑफिस असिस्टेंट में भी, मल्टीपर्पज में भी अगर जनरल वाले भरना चाहें, और जनरल वाले और साथ में क्या नाम है इनका, EWS है ना, ये मैं बता देता हूँ, जनरल, EWS, इन सब के लिए यही है। ठीक है, मतलब जनरल वाला अगर सोचे कि मैं भैया फॉर्म भर दूं एक स्केल 1 का, एक ऑफिस असिस्टेंट का, तो आपको लग गई 1700 की चपत, है ना, 1700 रुपये आपको जेब में रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसी में धीरे से। ऑनलाइन एग्जाम की अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सर ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर पे अगर गौर करो तो यहाँ पर सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले वो है कौन सा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। पहला क्या होगा, प्री होगा। ठीक है, और ऑफिसर स्केल के लिए भी पहला प्री होगा। आप देखोगे कि चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट हो तो भी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है। ठीक है, और 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 नंबर के आएंगे, 45 मिनट मिलेगा आपको। प्री में हमेशा इतना टाइम मिलता है 45 मिनट, और आपको दोनों सेक्शन करना है। देखो इंग्लिश नहीं है, बड़े फायदे में हो, बच गए आप सबके साथ। 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो बढ़िया से कट ऑफ निकाल देना, खत्म बात। अगर ऑफिसर स्केल किया तब भी रीजनिंग और न्यूमेरिकल ही आ रहा है, 40-40 नंबर का, 40-40 है ना, और उनके लिए भी 45 मिनट का ही है, क्योंकि ये प्री है। ये प्री है ऑफिसर स्केल के लिए 1 के लिए, और ये प्री है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और भाई ऐसा है, मान लो अगर किसी ने दोनों भरा है तो उसको दोनों में क्वालिफाई होना होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, हैव टू क्वालिफाई, है ना, बोथ द टेस्ट फॉर बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। जो भी कट ऑफ मार्क होंगे उसको दोनों में आपको लाने पड़ेंगे। अब मेंस की बात करें, आपको मालूम है कि ऑफिस असिस्टेंट में मेन होना है और स्केल 1 में भी मेन होना है। तो यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, अब पेपर आपका 2 घंटे का है, 2 घंटे का है। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स, और इसमें थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, इसमें भी 200 मार्क्स। ठीक है, अब आपको सेक्शन समझने की किसके 200 मार्क्स है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 200 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इस तरह से बटे हुए हैं।
ठीक है। देखो एक तो रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, एक जनरल नॉलेज हो गया, ऐसे देखते जाओ, यहाँ पे रीजनिंग हो गई, है ना। और जनरल, यहाँ पे जनरल नॉलेज है, यहाँ पर जनरल नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज है दोस्तों, जनरल नॉलेज की जगह, है ना। और यहाँ पर नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने इसे कंप्यूटर नॉलेज है, सॉरी, कंप्यूटर नॉलेज दोनों जगह है। तो यहाँ तक सेम है, देखो रीजनिंग भी वही है, कंप्यूटर नॉलेज भी आ गया, जनरल अवेयरनेस भी आ गई, यानी करंट अफेयर वगैरह थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर ए बी जहाँ पे लिखा है ना, ए बी, इसमें से एक चुनना है आपको। तो जब आप पेपर देने भरेंगे फॉर्म, तो एक चुन लीजिएगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है। दोनों में से कोई एक देना है, दोनों नहीं देना है। और आखिर में न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर की, तो इसमें तो चॉइस करनी है भैया, स्लैश मारो, एक चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात बोली गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें कही गई है कि प्री एडमिट कार्ड जमा नहीं होता है, आपको लेके आना है मेंस में। प्री एडमिट कार्ड भी मांगते हैं। इसका मतलब क्या है, ये मैंने अलग से लिख लिया, इस पूरे पॉइंट का सार है ये, क्योंकि इतना सारा कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए अलग कर देता हूँ। इसका मतलब ये दोस्तों कि ऑफिस असिस्टेंट में, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1, अगर आप इनमें से हो तो कभी भी धोखे से अपना एडमिट कार्ड जो आप लेकर के जाओगे ना, जब प्री देने जाओगे 45 मिनट वाला, अपना एडमिट कार्ड जमा मत कर देना। साफ साफ बोला है कि यहाँ पर आपका जो प्री एडमिट कार्ड है वो जमा नहीं होगा। आपको इसको मेन, अगर आपने प्री निकाल लिया तो जब मेंस के लिए जाओगे ना, तो मेंस में जब आप पेपर देने जाओगे ना, तभी आपसे प्री का एडमिट कार्ड मांग लेंगे, इसीलिए भैया जमा मत करके आना। लेकिन ये सिर्फ दो ही के लिए है, स्केल 1 और ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। लेकिन अगर आपका स्केल 2 और स्केल 3 है तो भाई यहाँ पर जमा हो जाता है, इसमें एडमिट कार्ड जो है सबमिट होगा, प्री का भी। समझ गए। तो इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो अब कुछ है नहीं। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा अब ये आ गया भैया, अब देखो सिंगल लेवल। सिंगल लेवल का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखो सिंगल लेवल का मतलब ये होता है कि स्केल 2 है, ठीक है, स्केल 2, और ये भी स्केल 2, ये मालूम है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर और ये स्पेशलिस्ट है। इसमें और इसमें आप ना अंतर देखना, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग है, और यहाँ पे भी रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है, यहाँ पे भी कंप्यूटर नॉलेज है। यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस है, यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ठीक है। इतना ठीक हो गया। अब इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक तो चुनना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक तो चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है। तो क्या बचा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो कुछ ही नहीं बचा, ये तो सारे टिक हो गए आपके धीरे धीरे। तो यही अंतर होता है जो ऑफिसर स्केल 2 है जनरल बैंकिंग वाला, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल चीज़ें गायब है, क्योंकि प्रोफेशनल के स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। तो स्पेशलिस्ट जब आप भरेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज भी चेक किया जाएगा, 40 नंबर का आएगा, हिंदी इंग्लिश वो दोनों वर्जन में रहेगा 40 नंबर का। और ये जो पेपर है आपका, तो अगर ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए भरा 2 ही घंटे दिए जाएंगे, और अगर आपने ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट कैडर के लिए भर दिया तो 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। तो इसका आपको फायदा मिलेगा। स्केल 3 की बात करें दोस्तों तो नॉर्मल है, इसमें कोई भी जो है खतरनाक पेपर नहीं है, बिल्कुल स्केल 2 की तरह है। जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है ना, ये बिल्कुल सेम है, यही जो आप नीचे पढ़ रहे हो वही 2 घंटे इनको मिलेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन रहेंगे। पेनल्टी दोस्तों 1/4 है, तो ध्यान रखेंगे, 1/4 मार्क्स कट जाएंगे अगर गलत आपने आंसर दे दिया तो, ठीक है। कट ऑफ स्कोर वगैरह तो ये आपको ध्यान रखना है ना। और अब यहाँ पर है कुछ, अच्छा इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स हैं, भाई इंटरव्यू हो रहा है ना किसमें, 1, 2 और 3, इसमें जो भी इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा। तो बहुत शानदार तरीके से करिएगा, जल्दीबाजी मत रहिएगा, ठीक है। और अब देखिए क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ओरिजिनल भी चाहिए, और उनकी फोटो कॉपीज भी चाहिए, और वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सारी कॉपीज, ठीक है। और इसमें क्या क्या लेके जाना, ध्यान रखना, अपने आपके इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट तो चाहिए होगा, उसकी फोटो कॉपी भी कर लेना, ठीक है। और प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी भरा उसका प्रिंट आउट निकाला होगा वो भी है भाई, 10th की मार्कशीट है ना, आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी मार्कशीट्स हो गई, सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC वाले सारे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपका डिस्चार्ज बुक होगा, पेंशन पेमेंट होगा, है ना। इन सब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और ये सब लगेगा, ठीक है। दोज हु आर स्टिल इन डिफेंस सर्विस शुड सबमिट अ सर्टिफिकेट विल बी रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर जो अभी भी डिफेंस में काम कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी वो इसके लिए भर पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। और ये इन्हें भैया एक क्या कहना चाहिए, ये भी लिख के देना पड़ेगा कि 26 जून तक ये फ्री हो जाएंगे डिफेंस से, अगर अभी वो है डिफेंस में, ताकि वो इधर ज्वाइन कर सके। तो ये भी नियम रहता है इनके। भाई अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको बड़ी बात है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड NOC आपके बॉस से लेकर के आनी पड़ेगी,
तभी आप इसमें बैठ सकते हैं, वरना नहीं बैठ सकते। ठीक है, राशन कार्ड और लर्निंग लाइसेंस को ये भैया नहीं मानते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा, कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल द सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। भैया ध्यान रखना, जो भी आप फोटोकॉपी ले जाएं वही वाली आइडेंटिटी भी ले जाएं, है ना। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कॉल लेटर एंड सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एग्जामिनेशन कॉल लेटर, इंटरव्यू कॉल लेटर, ये सब चाहिए, सब लेकर के जाना बिल्कुल। एक एक डाटा बिल्कुल इकट्ठा कर लेना। समझ गए होगे आप सबके सब, है ना। अब कैसे अप्लाई करना है ये तो आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे अप्लाई करिए, जाइए वहाँ पर, है ना। और 2 पोस्ट अगर आपको अप्लाई करना है, ऑफिसर स्केल 1 और क्या कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो भैया तुरंत जाओ और ऑनलाइन अप्लाई करो। अब ये इंस्ट्रक्शंस दोस्तों की क्या क्या कैसा करना पड़ता है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करो, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना होता है, ये सब लिख के इतना देते हैं। ठीक है, कुछ काम का होता तो मैं खुद ही बताया था आपको। चलिए, जब फॉर्म भरे तो बस इतना ध्यान रखिए, आपको मेल आईडी अपनी एक्टिव रखनी है, फ़ोन वोन सब एक्टिव रखना है। ठीक है, ताकि क्योंकि मैसेज से ज़्यादा तक कन्वे करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर और विदाउट वन एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज पेस्टेड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जाम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जरा, इसमें ये है कि भैया एक फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटो लेकर के जाना। ठीक है, विदाउट फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर में भैया फोटो पेस्ट कर लेना, है ना। और ये देखो, एक तो कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड में पेस्ट होगा, और एक आपको एडिशनल लेकर के आना है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको अलाउड नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, अब टेंटेटिव डेट समझ लीजिए भैया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 7 जून से चल रहा है 27 जून तक। ठीक है, 27 जून तक आप इसे भर सकते हो फॉर्म को, पहले तो आपको ध्यान रखना। अब आपका पेपर कब होगा, मैंने बताया अगस्त में होगा। रिजल्ट कब आएगा प्री का, सितंबर में आ जाएगा। जैसे आएगा तो फिर भाई मेंस का एग्जाम होगा, वो सितंबर अक्टूबर कभी भी हो सकता है, मतलब कोई टाइम नहीं मिलेगा। और मेंस का रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में। ठीक है, और इंटरव्यू मेंस का जब आ जाएगा स्केल ये ऑफिसर वालों का, तो अगर रिजल्ट आ गया, सब कुछ ठीक रहा, तो आपको नवंबर के आसपास इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू भी सफल हो गया तो भैया जनवरी 2023 की जब आप ज्वाइनिंग या नई शुरुआत करोगे ना, एक नौकरी से करोगे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा, मैंने मार्क किया हुआ है सबसे ज़्यादा पोस्ट दिख रही है आपको, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक 441। तो इस तरह से आपको पोस्ट देख लेनी है और अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना। जैसे कि इसमें जनरल के लिए 177 है, 177, ईडब्ल्यूएस के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 66 है, और एसटी के लिए 88 और 66 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, ज़्यादा कहीं परेशान नहीं होना, अपने हिसाब से देख लो, थोड़ा सा बैठ करके टाइम लगा करके किसमें ज़्यादा है उसमें अप्लाई करना है क्रम से, है ना। पूरा तो भरना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, और ये देखिए, और ये पोस्ट खाली है, ये पूरा पीडीएफ भरा पड़ा है इन्हीं पोस्ट से, और कहीं कहीं तो ज़ीरो भी है, तो ज़ीरो वाले मत प्रेफरेंस दे देना भैया, ध्यान से। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ और कुछ खास है तो, हाँ, फोटोग्राफ वगैरह के साइज़ वगैरह याद रखिए कि फोटोग्राफ की आपका जो साइज़ है वो 20 से 50 के बी का होगा, और इतने पिक्सल के बीच में होना चाहिए। आप अगर कोई साइन कर रहे हैं तो वो ब्लैक इंक से साइन करिए वाइट पेपर पर। ठीक है, उसका डायमेंशन इतना होना चाहिए, और जो साइज़ है वो 10 के बी से 20 के बी के बीच में होना चाहिए। ठीक, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है भैया, उल्टे हाथ का लगाना पड़ेगा आपको, जेपी, और सारी फोटो ये जेपीजी फॉर्मेट में ही रखना, है ना। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है 20 से 50 के बी के बीच में होना चाहिए। डिक्लेरेशन भी है दोस्तों, डिक्लेरेशन मतलब कि आए अपना आए, फिर ऐसा करके लिखना होता है नाम वगैरह अपना, फिर कि मैं ही हूँ सब कुछ, ये है वो है, सब लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया 50 से 100 के बी, क्या ये हमारे डॉक्यूमेंट, हाँ डिक्लेरेशन है, जो कि 50 से 100 के बी के बीच में। चलिए ठीक है, अच्छा ये भी याद करना, ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी निकाल लेना भैया, प्रिंट निकाल लेना इसका ना, ये करके जाना है यार। और ये SC/ST के लिए है फॉर्म वगैरह जो भी है, ये उनके लिए खुल गया है यहाँ पर। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फोटो लगाना है, सब कुछ लिखना है और चले आना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसे अप्लाई करिए और अच्छे रहिए और ज़रूर पढ़िए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।